नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी और मोदी सरकार और उपराष्ट्रपति धनखड़, इन सब के बीच में क्या बुरी तरह से ठन गई है और क्या ये सब स्क्रिप्टेड था? क्या बीजेपी, मोदी सरकार, धनखड़ वाक़ई में ऐसा चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट से भिड़ा जाए? या बिना सोचे-समझे इस तरह के बयान जारी कर दिए गए, जो अब उल्टे पड़ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी भारी पड़ सकती है। निशिकांत दुबे, बीएल संतोष, दिनेश शर्मा, इन लोग नेताओं पर भी कहीं न कहीं भारी पड़ सकती है, क्योंकि जिस ढंग से क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। अब एक वकील हैं जिन्होंने अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी से दरखास्त की है कि निशिकांत दुबे 4 बार के सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर से जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का नाम लेकर आरोप लगाया, वो बहुत सीरियस मामला है। वो मानहानि के तमाम जो मापदंड हैं, उन पर 100% खरा उतरता है। कोई किंतु-परंतु, अगर-मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये निशिकांत गौतम का कह देना कि निशिकांत दुबे का, माफ़ कीजिएगा, ये कह देना कि देश में गृह युद्ध चल रहे हैं, धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ज़िम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक ही शख्स ज़िम्मेदार है, जिसका नाम संजीव खन्ना है, और साथ ही साथ कुछ अनर्गल किस्म की बातें भी करना कि फिर तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, अब सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने लगा, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत बात है। यह सब आप जानते हैं। अब केरल के एक वकील ने भी अटॉर्नी जनरल को अप्रोच किया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं, चाहे तुषार मेहता हों, सॉलिसिटर जनरल जो हैं, या फिर वेंकट रमनी हैं। तो इस मामले में तो कुछ ख़ास होगा नहीं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो स्वतः संज्ञान ले सकता है। क्या वाक़ई में सुप्रीम कोर्ट सीरियस है, या जगदीप धनखड़ की टिप्पणी हो, निशिकांत दुबे की टिप्पणी हो, बीएल संतोष की टिप्पणी हो, दिनेश शर्मा की टिप्पणी हो, ट्रोल करने वालों की टिप्पणियों पर टिप्पणियाँ हो, इनको सुप्रीम कोर्ट देखेगा भी नहीं, इनकी परवाह भी नहीं करेगा। कानून की किताब हाथ में होगी, संविधान हाथ में होगा, उसके हिसाब से मुकदमों का फैसला करेगा। या सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी और डाउटफुल होगी। सुप्रीम कोर्ट का आने वाले समय में हर फैसला इसी हिसाब से तोला जाएगा। अगर सरकार के खिलाफ फैसला गया तो एक वर्ग कहेगा हमें पहले ही मालूम था सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो विपक्ष से मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तो संसद से ऊपर हो गया है, सुपर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्रपति को निर्देश देने लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट को परवाह नहीं है लोकतंत्र की। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला सरकार के हक में गया तो दूसरी तरफ वाले कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, दबाव में आ चुका है, धमकियों का उस पर असर हुआ है, जज साहब डर गए हैं, जज साहब अब कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, सबूतों के आधार पर फैसला नहीं दे रहे, फैसले कहीं और क्या तय हो रहे हैं, क्या सत्ता का हस्तक्षेप इस कदर बढ़ गया है, तो ये क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाती है। और जस्टिस गवई, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, 14 मई को वो शायद शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि 13 मई वर्तमान जो सीजीआई है, उन खन्ना साहब, उनका आखिरी दिन है कार्यकाल का। हालाँकि उससे पहले 5 मई की इम्पोर्टेंट बैठक में भी होंगे, जिसमें सुनवाई के दौरान भी होंगे, जिसमें वक्फ कानून पर आगे सुनवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ आज, बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया गया, एक याचिका दायर की गई थी। किसी वकील की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि आर्टिकल 355 के तहत सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को एक तरह से निर्देशित करें कि वो हिंसा पर काबू पाए। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है,
लेकिन आर्टिकल 355 के माध्यम से दखल दिया जा सकता है और बीएसएफ और पर गलत आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से बचा जाए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती और दूसरी चीज़ें, तमाम एहतियाती कदम उठाए जाएँ। इस पर जस्टिस गवई ने जो टिप्पणी की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जस्टिस गवई चाहते तो इस टिप्पणी से बच सकते थे, लेकिन अंदर कुछ न कुछ खुदबुदा रहा था। अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने जो बातें कही, उसके खिलाफ जज साहब ना तो प्रेस में आ सकते थे, ना सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर सकते थे, ना कोई इंटरव्यू दे सकते थे, ना कोई पॉडकास्ट कर सकते थे, ना तो किसी यूट्यूब चैनल वाले को इंटरव्यू दे सकते थे। तो वो जज साहब जस्टिस गवई ने क्या किया, जो अपना टिप्पणी की मुर्शिदाबाद की हिंसा के मामले में, उसमें जोड़ दी दिल की बात और कटाश कस दिया, तंज कस दिया जगदीप धनखड़ को और कहीं न कहीं इरादे भी ज़ाहिर कर दिए कि हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ वॉच कर रहे हैं। जो नेता, जो निशिकांत दुबे हों, चाहे फिर दिनेश शर्मा हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, चाहे कोई अन्य शख्स हो, उन सब की हरकतों को देखा जा रहा है, वॉच किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आँखें बंद नहीं की हैं। एक जस्टिस गवई ने ये बात साफ कर दी और दूसरा एक तरह से व्यंग भी कसा कि आप चाह रहे हैं, वो जो याचिकाकर्ता से कहा, आप चाह रहे हैं हम हस्तक्षेप करें संघ के मामले में, राज्य के मामले में, लेकिन यहाँ तो हम पर वैसे ही आरोप लग रहे हैं कि हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव डोमेन में अतिक्रमण कर रहे हैं, विधायी कार्यों में अतिक्रमण कर रहे हैं। याद आ गया जगदीप धनखड़ जो उन्होंने कहा था कि सुपर पार्लियामेंट हो गया है सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 142 का दुरुपयोग कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहा है, 24/7 कर रहा है। तो जस्टिस गवई ने इसका जवाब दिया, हम पर वैसे ही संसद और कार्यपालिका में, एग्जीक्यूटिव में और पार्लियामेंट्री में हस्तक्षेप करने का आरोप लग रहा है। आप चाहते हैं ऐसी स्थिति में भी हम किसी राज्य को, संघ को निर्देशित करें। ये बात जस्टिस बी.आर. गवई ने कही, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। और ये गवई साहब कोई छोटे-मोटे जज नहीं हैं, बड़े पावरफुल जज रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला था, उसमें भी वो उस पीठ का हिस्सा थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया था। इसी तरह फ्रीबीज को लेकर इन्होंने कहा था कि लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने की आदत पड़ गई है। इसी तरह मनीष सिसोदिया को ज़मानत देने वाले जज भी यही थे। यही जज थे जिन्होंने राहुल गांधी को जब अवमानना के मामले में 2 साल की सज़ा गुजरात की एक निचली अदालत ने दी थी और उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी, तब इन्होंने उस सज़ा पर रोक लगा दी थी। तो ये सारे हरकतें, ये सारे बड़े फ़ैसले जस्टिस गवई कर चुके हैं। हालाँकि आर्टिकल 370 को हटाने वाली पीठ, जो फ़ैसला सुनाया गया था, जिसको जायज़ ठहराया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पीठ का भी ये हिस्सा थे। तो जस्टिस गवई ने थोड़ा इशारा तो कर दिया है कि संभल जाइए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।